JVV क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो हम बात कर रहे थे संज्ञा। तो कल हमने चर्चा की थी संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद में हमने बताए थे कि एक तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा, एक होती है जातिवाचक संज्ञा और एक होती है भाववाचक संज्ञा। तो आज अपन अपने पहला टॉपिक लेते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु व विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी वह संज्ञा जिससे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान का बोध होता है, उसे क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब जैसे उदाहरण में गंगा, अब जैसे मान लो गंगा क्या है? एक ही है, गंगा नदी एक ही है, तो क्या है वो क्या हो जाती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। और अरावली यानी राजस्थान की पर्वत श्रृंखला, जो कहाँ की है? राजस्थान की, यानी राजस्थान की जो प्राचीन पर्वत श्रृंखला है उसका नाम क्या है? अरावली। तो क्या है? ये क्या है? एक ही है। और रामायण, रामायण के बारे में आप जानते हो, क्या है? एक पुस्तक, यानी पुस्तक भी क्या है? एक ही है। और आगे जैसे दीपावली, अब दीपावली का त्योहार एक ही आता है, तो क्या है? ये एक, यानी इसका कहने का मतलब है व्यक्तिवाचक संज्ञा में वह व्यक्ति, वह वस्तु या वह स्थान आएगा जो क्या हो? मात्र एक ही हो, यानी उनका पूरा एक ही बार विवरण मिलता हो। आगे सेकंड है जातिवाचक संज्ञा, यानी अपने संज्ञा में पहले भेद की बात की व्यक्तिवाचक संज्ञा, और सेकंड है जातिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु व विशेष स्थान का बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति, यानी व्यक्तिवाचक में तो किसकी बात की? ओनली एक की, यानी एक के बारे में। और इसमें यानी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु व विशेष स्थान का बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति। जैसे व्यक्तिवाचक में बात की थी हमने गंगा, गंगा नदी के बारे में। अब इसमें जातिवाचक क्या करेंगे? जैसे गंगा, नर्मदा, माही, चंबल, ये सब क्या है? एक नदियां। तो इनके लिए एक शब्द यूज लेंगे नदी, यानी नदी शब्द लेते हैं, सारी नदियां एक ही शब्द में आ जाती है, यानी नदी के अंदर। अब जैसे उदाहरण देखना पर्वत, अब पर्वत शब्द बोलते हैं, इसमें सभी पर्वत एक साथ ही आ जाते हैं। जैसे विंध्याचल पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला, हिमालय पर्वतमाला, ये सब क्या है? एक ही शब्द में आ जाते हैं, यानी पर्वत बोलते हैं, सभी पर्वत इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यानी कि क्या होता है? संपूर्ण जाति का बोध करवाता है। वैसे पुस्तक में रामायण, महाभारत, यानी ऐसी बहुत सी पुस्तकें एक ही शब्द के अंतर्गत आ जाती है। आगे नदी, नदी में भी बात की थी आपके सामने, जैसे गंगा, नर्मदा, चंबल, माही, ये सब क्या है? एक ही शब्द के अंतर्गत आ जाती है, यानी नदी बोलते हैं, नदी में सारी नदी आ जाती है। गांव, यानी कोई सा भी गांव, सभी गांवों का जो क्या है? एक ही शब्द में आ जाता है, यानी गांव में, यानी कोई सा भी गांव हो वो क्या है? गांव शब्द के अंतर्गत आ जाता है। शहर, यानी कोई सा भी शहर हो तो वो सभी शहर किसके अंतर्गत है? शहर बोलते हैं, यानी सभी शहरों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? शहर शब्द करता है। यानी जातिवाचक संज्ञा का सिंपल सा एक केस में क्या है? संपूर्ण जाति का बोध होता है, यानी सभी चीजों का विवरण एक ही शब्द से हो जाता है। अब जैसे निम्नलिखित में सब सदैव जातिवाचक संज्ञा होती है, यानी वे शब्द जो क्या हो? हमेशा या सदैव क्या होते हैं? जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम क्या होते हैं? हमेशा जातिवाचक संज्ञा ही होती है। जैसे मामा, नाना, भाई, मित्र, ये क्या है? सब जातिवाचक संज्ञा है जो सदैव ही रहती है। जैसे रिश्तों के नाम हो गए। पदों के नाम, जैसे पदों में अध्यापक हो गया, चिकित्सक या डॉक्टर हो गया, मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कलेक्टर हो गया, ये सभी क्या होते हैं? सभी पदों के नाम क्या होते हैं? सदैव क्या रहते हैं? जातिवाचक संज्ञा में आते हैं। वस्तुओं के नाम, जैसे पेन, शर्ट, मोबाइल, पंखा, ये सभी वस्तुएं क्या हो जाती है? हमेशा जातिवाचक संज्ञा रहते हैं। यानी पेन बोलते हैं, सभी कंपनियों के पेन क्या रहते हैं? एक ही शब्द के अंतर्गत आ जाते हैं। पेन बोलते हैं, सभी पेन एक ही शब्द में आ जाते हैं। मोबाइल, यानी मोबाइल भी कोई सी भी कंपनी का हो तो मोबाइल शब्द के अंतर्गत ही आ जाता है। आगे जैसे पशु पक्षियों के नाम, जैसे पशुओं में घोड़ा,
तो घोड़ा क्या है, सभी घोड़ों का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। हाथी सभी प्रकार के हाथी एक ही शब्द में आ जाते हैं। कबूतर यानी पक्षियों में जो कबूतर है वो क्या है, सभी कबूतर का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है। तोता, तोता प्रजाति का एकमात्र शब्द बोलते हैं तोता, तो कैसे सभी तोतों के बारे में पता चलता है। आगे फल फूल यानी फल फूलों के नाम, यानी आम, केला, गुलाब, कमल, ये सब क्या करते हैं, शब्द फल फूलों के यानी जातिवाचक संज्ञा यानी सभी के जातिवाचक संज्ञा के बारे में प्रतिनिधित्व या उनके बारे में बताते हैं। पेड़ पौधों के नाम जैसे नीम, बबूल, बरगद, पीपल, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण है। तो हमने देखा, जैसे कल की क्लास में देखा था जाति संज्ञा और संज्ञा के भेद, उनके बारे में पहला था संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसमें क्या होता है, विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु विशेष स्थान का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण जैसे गंगा, अरावली, रामायण, दीपावली आदि। सेकंड, जातिवाचक संज्ञा, वो संज्ञा जिसे विशेष व्यक्ति विशेष वस्तु और विशेष स्थान का बोध न होकर उनकी संपूर्ण जाति का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। यानी इसमें तो किसी एक का ही विवरण होता है, इसमें उसकी संपूर्ण जाति के बारे में बताया जाता है, उसे क्या बोलते हैं, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण यह था पर्वत, पुस्तक, नदी, गांव, शहर आदि। और वो शब्द जो क्या है, सदैव जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे रिश्तों के नाम, पदों के नाम, वस्तुओं के नाम, पशु पक्षियों के नाम, फल फूलों के नाम, पेड़ पौधों के नाम आदि, ये सब क्या है, जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो आज हमने चर्चा की व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा के बारे में। हमने देखा जातिवाचक संज्ञा तक। अब इसके आगे देखते हैं हम जातिवाचक संज्ञा के उपभेद। तो इसके उपभेद कितने होते हैं, 2 होते हैं। अब आइए देखते हैं कौन कौन से। पहला है द्रव्यवाचक संज्ञा और दूसरा समूहवाचक संज्ञा। ये दोनों क्या है, जातिवाचक संज्ञा के उपभेद यानी द्रव्यवाचक संज्ञा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा शब्द मतलब क्या होता है, जैसे पदार्थ, द्रव्यवाचक संज्ञा में क्या आएगा, पदार्थ, और समूहवाचक में यानी समुदाय के बारे में आएगा। अब द्रव्यवाचक संज्ञा यानी इसमें पदार्थ, पदार्थ कौन से, ठोस, द्रव और गैस। यानी इसमें पदार्थ में क्या क्या आते हैं, ठोस, द्रव और गैस। अब ठोस में देखना जैसे सोना, चांदी, पीतल और लोहा, यानी ठोस के अंतर्गत क्या क्या आते हैं, सोना, चांदी, पीतल, लोहा। और द्रव यानी द्रव पदार्थ में दूध यानी तरल पदार्थ, दूध, दही, डीजल, पेट्रोल, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, द्रव, द्रव के अंतर्गत। गैस यानी गैस के अंतर्गत वो सभी गैसें जो इसके अंतर्गत आती है, जैसे ऑक्सीजन होगी, नाइट्रोजन, ये सभी गैसें किसके अंतर्गत आती है, द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। यानी द्रव्यवाचक संज्ञा यानी पदार्थ, पदार्थ के अंतर्गत ठोस, द्रव, गैस, ये सभी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। ठोस में सोना, चांदी, पीतल, लोहा, द्रव में दूध, दही, डीजल, पेट्रोल, गैस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। अब दूसरा प्रकार या दूसरा उपभेद देखते हैं, समूहवाचक संज्ञा। यानी समूह शब्द से पता लग रहा है, यानी समूह यानी बहुतों का समूह, यानी समुदाय के बारे में पता लगता है। अब इसमें जैसे कक्षा, अब एक कक्षा में बहुत सारे स्टूडेंट या विद्यार्थी बैठे रहते हैं, तो यानी कक्षा का मतलब है सभी विद्यार्थियों का समूह। सेना, सेना से पता लगता है, यानी जो सेना में जितने भी बटालियन होती है वो क्या होता है, एक समूह होता है। जैसे दल, एक दल में कितने भी सदस्य हो सकते हैं, यानी दल शब्द से क्या पता लगता है, एक समूह का पता लगता है। सभा यानी एक सभा में कितने भी व्यक्ति हो सकते हैं, यानी सभा शब्द से समूह का पता लगता है। झुंड यानी झुंड में जैसे बकरियों का झुंड, हाथियों का झुंड, यानी झुंड शब्द से समूह का पता लगता है। जैसे गिरोह, जैसे चोरों का एक गिरोह होता है, चोरों का गिरोह होता है, गिरोह से क्या होता है, एक झुंड, समूह का पता लगता है। जैसे जत्था, जैसे यात्री कहीं पे पैदल जा रहे हैं तो यानी उनका समूह, यानी यात्रियों का समूह क्या करता है, जत्था, क्या जत्था कहलाता है, यानी समूह का बोध करवाता है। परिवार यानी परिवार के सभी सदस्य मिलकर एक परिवार का निर्माण करते हैं, यानी परिवार से एक समूह का पता लगता है। तो हमने देखा जातिवाचक संज्ञा के उपभेद 2, पहला द्रव्यवाचक संज्ञा, दूसरा समूहवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा में पदार्थ और समूहवाचक संज्ञा में समुदाय के बारे में पता लगता है।
पदार्थ यानी ठोस, द्रव, गैस। ठोस में सोना, चांदी, पीतल, लोहा। द्रव में दूध, दही, डीजल, पेट्रोल। गैस में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। और समूहवाचक में कक्षा, सेना, दल, सभा, झुंड, गिरोह, जत्था, परिवार, ये सभी आते हैं। अब तीसरा भेद देखते हैं, यानी संज्ञा का पहला भेद देखा आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के दो भेद, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। आप देखते हैं तीसरा प्रकार, तीसरा भेद भाववाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर भाव का बोध होता है, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यानी भाववाचक संज्ञा वह संज्ञा जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर भाव का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो जैसे एग्जांपल लेते हैं, उदाहरण जैसे भूख। भूख क्या है? एक भाव है। प्यास यानी प्यास लगना, क्या होता है? महसूस होना, यानी प्यास, सुंदरता। लज्जा, अहंकार। सफलता, घृणा, यानी एक दूसरे से घृणा करना, क्या होता है? भाव होता है। प्रेम, एक दूसरे से प्रेम करना, क्या कहलाता है? भाव। यानी भाववाचक संज्ञा वो संज्ञा जिससे व्यक्ति, वस्तु, स्थान का बोध न होकर भाव का बोध होता हो, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे इसमें भूख, प्यास, सुंदरता, लज्जा, अहंकार, सफलता, घृणा, प्रेम आदि ये सब आते हैं। तो हमने टॉपिक देखा संज्ञा। संज्ञा के फर्स्ट में देखा परिभाषा, फिर उसके बाद उसके भेद, यानी उसके तीन भेद थे, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक को देखने के बाद फिर जातिवाचक के उपभेद देखे, फिर उसके बाद भाववाचक यानी इसके कितने भेद? तीन भेद।